नमस्कार विद्यार्थियों, आपका भगवान दास स्टडी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख रहे होंगे। ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है भारत के लिए, उसमें आप सतर्क होंगे और अपने समाज को भी गाइड कर रहे होंगे। ठीक है। आज का जो हमारा वीडियो है वो बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए है। उसमें पिछले वाले वीडियो में हम जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण को पढ़ रहे थे। उसमें हमने उसकी जो जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण में जो प्रमुख बाधाएं थी वो देखी, जो साधक तत्व थे वो भी हमने देख लिए थे। आज के इस वीडियो में हम बिस्मार्क के योगदान को देखें। बिस्मार्क के योगदान को देखने से पहले हम देखेंगे कि जो बिस्मार्क था वो पर्सा का जो बिस्मार्क था वो पर्सा का जो सम्राट था विलियम प्रथम, जो कि 1861 से 1888 में एक राज किया था। वो बड़ा ही दृढ़ निश्चयी और बड़े ही सुलझे हुए विचारों का एक व्यक्ति था। उसने क्या किया था, वो प्रतिभा को पहचानने वाला व्यक्ति था। प्रतिभा को पहचानता था कि भाई लोग किस तरह से हैं। तो उसने जो उदारवादी विचार थे उसमें वो विश्वास करता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो राजतंत्र और उसके अधीन एक सुदृढ़ सेना के माध्यम से ही हो सकता है। उदारवादी विचारों का सम्मान करता था, वो उदारवादी विचारों का एक स्थान देता था, लेकिन वो मानता था कि जो जर्मनी का एकीकरण है उसमें उसे निश्चित रूप से जो सेना को और राजतंत्र की भागीदारी करनी ही पड़ेगी। इस कारण जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उसने एक युद्ध मंत्री बनाया जो कि वान रून था। वान रून को उसने युद्ध मंत्री बनाया। वान मार्टेक को उसने सेनापति बनाया अपना, और इसी क्रम में बिस्मार्क को उसने प्रधानमंत्री बनाया था। बिस्मार्क एक आप इसको देखो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लो। ये वान रून को तो युद्ध मंत्री बनाया था और वान मार्टेक सेनापति था, और बिस्मार्क जो था वो प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क जो था एक चतुर राजनीतिज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार, कूटनीतिक कुशलता से परिपूर्ण व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति था। ठीक है। कहते हैं बिस्मार्क के बारे में कि भाई वो 5 जो गेंदें होती है, तो 5 गेंदों को आकाश में उछालता था। 3 तो आकाश में रहती थी, 2 उसके हाथ में रहती थी। तो ये पांचों जो गेंदें थी वो एक तरीके से देश हुआ करते थे। भाई 2 देशों को तो अपने हाथ में रखता था, बाकी के जो 3 देश हैं वो हवा में रहते थे। तो इस तरह की इतना बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। आप समझ सकते हो कि वो कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था। एक बार इसमें आप बिस्मार्क का एक स्टेटमेंट है, उसने विलियम प्रथम के लिए कहा था कि मैं आपके साथ, विलियम प्रथम के लिए थी ये बात, मैं आपके साथ ही नष्ट हो जाना स्वीकार करूंगा, किंतु संसदीय सरकार के विरुद्ध संघर्ष में श्रीमान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये उसने बात कही थी। ये आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। बिस्मार्क का जो मानना था कि जो 1848 से 1849 तक का जो समय था, 1848 से 1849 में हर जगह क्रांतियां हुई थी। उन क्रांतियों से लोगों ने ज़्यादा सीख ली नहीं। उस समय जो राष्ट्रवादियों ने आपस में वाद विवाद में समय समाप्त कर दिया, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उसका मानना था कि उस काल में बड़ी बड़ी समस्याएं भाषणों और बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा नहीं, बल्कि रक्त और लोहे की नीति से सुलझनी चाहिए थी। रक्त और लोहे की नीति का शुभारंभ यहीं से आया था। मतलब आपको कोई सॉलिड डिसीजन लेना जरूरी था। बड़ी बड़ी बातें करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। तो बिस्मार्क ने कहा था कि ये जो एकीकरण की चीज़ें 1848 में पूरी हो जाती, यदि उसमें बुद्धिजीवी बेमतलब के वाद विवादों में नहीं पड़ते और रक्त और लोहे की नीति अपनाते, तो वो मामला
वैसे ही सुलझ जाता। जैसे आपने देखा कि कश्मीर समस्या का जो था वो धारा 370 रखने में काफ़ी लंबा समय लग गया। मोदी साहब की गवर्नमेंट आई, उसने मिनटों में बाद में संसद के जरिए उसको उठा के उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना लिया। आगे आने वाले समय में हम इसको याद रखेंगे, कोई याद ही नहीं रखेगा कि किस तरह से 370 रखी थी। तो ये भी एक तरीका होता है। रक्त और लोहे की नीति बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई बार बहुत बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम बेमतलब बातचीत में अपना जो वक्त है वो जाया कर देते हैं कई बार। तो कुछ नीति रक्त और लोहे की नीति से सुलझनी चाहिए, ये बिस्मार्क ने कहा था। बिस्मार्क ने इन चीज़ों के लिए प्रशा को एक शक्तिशाली राज्य बनाना जरूरी था। तो इसके लिए उसने निचले सदन से सैन्य बजट को किया था, लेकिन जो निचला सदन था उसने सैन्य बजट को अस्वीकार कर दिया था। तो उसने उच्च सदन से सैन्य बजट को, भारी भरकम सैन्य बजट था, उसको उसने पारित करवा लिया था। तो बिस्मार्क की एक ओर तो ऑस्ट्रिया को सेना के दम पर जर्मन राज्य से बाहर निकालना चाहता था, दूसरी दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी वो लाभ लेना चाहता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया को तो वो अपनी सेना के बलबूते ही बाहर निकालना चाहता था, लेकिन बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बन रही थी उसके जरिए भी उन चीज़ों का भी वो लाभ लेना चाहता था। तो इसके लिए उसने गुप्त संधियां करना शुरू किए, कूटनीति के प्रयास चालू किए। गुप्त संधियों का दौर यहीं से शुरू होता है, बिस्मार्क से ही शुरू होता है गुप्त संधियों का दौर, जो आगे प्रथम विश्व युद्ध की परिणति इसकी होती है। कि जो जर्मनी का जो एकीकरण है, जर्मनी का जो एकीकरण है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जर्मनी के एकीकरण में 3 संधियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो गेस्टाइन की संधि इंपॉर्टेंट है, एक प्राग की संधि, एक फ्रैंकफर्ट की संधि। इन 3 संधियां जर्मनी के एकीकरण में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम पहली संधि देखते हैं, गेस्टाइन की संधि। गेस्टाइन की संधि को में जाने से पहले हमें पूरी परिस्थिति देखनी पड़ेगी कि परिस्थिति किस तरह की थी। तो जर्मनी संघ की 2 रियासतें थी, जर्मन संघ की 2 रियासतें थी, एक तो थी होल्स्टाइन और एक थी स्लेस्विग। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, होल्स्टाइन और एक थी स्लेस्विग। ठीक है, होल्स्टाइन में अधिकांश जनसंख्या थी वो जर्मन थी, स्लेस्विग में भी अधिकांश जो संख्या थी वो जर्मनी थी, लेकिन वहाँ पे डैन भी रहते थे। तो एक तरीके से जर्मन बहुल इलाके थे। यहाँ का इतिहास ये है कि यहाँ पे जो 1852 में एक लंदन की संधि हुई थी, 1852 में लंदन की संधि हुई थी, उसमें डेनमार्क ने इन दोनों रियासतों को कभी भी अपने अंदर विलय न करने की बात कही थी 1852 में। लेकिन 1863 में डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक ने इन दोनों रियासतों पर लंदन संधि के विरुद्ध भी इनको अपने अंदर शामिल कर लिया था। मतलब 1852 की संधि का एक तरीके से उल्लंघन था 1864 में जो डेनमार्क ने 1863 में जो डेनमार्क ने किया था। इस प्रश्न पर बिस्मार्क की राजनीतिक योग्यता और कूटनीतिक कुशलता देखने को मिलती है। इस के अवसर पर जो ऑस्ट्रिया थी, ऑस्ट्रिया को वो जर्मनी से बाहर निकालना चाहता था और जर्मन संघ को समाप्त करना चाहता था। वो चीज़ें बिस्मार्क की हमें इसमें देखने को मिलती है। तो बिस्मार्क ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया के साथ एक समझौता किया। जनवरी 1864 में प्रशा ने ऑस्ट्रिया के साथ एक समझौता किया, जिसमें दोनों रियासतों पर डेनमार्क के अधिकार को दोनों ने स्वीकार कर दिया। ठीक है, और उसे चेतावनी देने का निश्चय कर लिया। ठीक है, ये जो मैत्री थी, देखो आप किस तरह से मित्र बनाकर उसे दूर करता है बिस्मार्क। तो ये जो मैत्री थी बिस्मार्क की एक तरीके से विजयी थी, जो कि ऑस्ट्रिया के साथ उसने की थी कि भाई हम डेनमार्क ने जो इन 2 रियासतों पे जो अधिकार किया है उसको हम नहीं मानते हैं, हम इसको चेतावनी देते हैं। यदि वो नहीं मानेगा तो हम दोनों मिलके इसके युद्ध करेंगे और दोनों रियासतों का भविष्य जो है वो पारस्परिक समझौते के आधार पर तय करेंगे। ठीक है, इसी को देखते हुए फिर आगे
फरवरी 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा की संयुक्त सेना डेनमार्क को हरा देते हैं दोनों की सेना। और इंग्लैंड डेनमार्क की सहायता के लिए आगे नहीं आता कि इंग्लैंड दूर रहता है इन सब चीज़ों से। वो एक बहुत बड़ी जो उसकी नीति चलती थी कि वे शानदार जो उसने बना रखा था अपना पृथक्करण की नीति, जो शानदार पृथक्करण की नीति वो यूरोप में अपना चलाता था। वो किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता था। तो इंग्लैंड ने उसकी सहायता नहीं की। डेनमार्क को लगा था कि उसकी सहायता इंग्लैंड जरूर करेगा। फिलहाल डेनमार्क की इंग्लैंड ने सहायता नहीं की थी। ठीक है। इसमें जो फिर आगे जो गेस्टाइन नामक एक स्थान था, वहाँ पे 14 अगस्त 1865 में एक गेस्टाइन समझौता होता है। ये जो समझौता है ये प्रसा के जो सम्राट विलियम प्रथम और ऑस्ट्रिया का जो सम्राट है फ्रांसिस जोसेफ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये प्रसा के जो सम्राट है विलियम प्रथम और ऑस्ट्रिया के जो सम्राट है फ्रांसिस जोसेफ, उनके मध्य एक समझौता होता है। इस समझौते की जो मुख्य शर्तें हैं वो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, नोट कर सकते हो आप कि होल्स्टाइन तो ऑस्ट्रिया को मिलता है। देखो जर्मन बहुल इलाका ऑस्ट्रिया को दे देता है बिस्मार्क, क्योंकि उसे लगता है कि भाई मैं जब चाहूँ यहाँ पे ऑस्ट्रिया के खिलाफ विद्रोह करवा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जर्मन बहुल लोग हैं। और कुछ जो डेन लोग रहते थे वो स्लेस्विग वाला इलाका प्रसा को मिलता है। लोवेनबुर्ग की जो डची है की एवज में ऑस्ट्रिया ने रुपए लेना स्वीकार कर लेता, ऑस्ट्रिया को रुपए दे देता है लोवेनबुर्ग की डची के एवज में। और जो कील जो बंदरगाह है जो सामरिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस कील बंदरगाह की किलेबंदी का अधिकार भी प्रसा को मिल जाता है। एक तरीके से जो गेस्टाइन जो समझौता था वो बहुत बड़ी बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय थी। यह समझौता, इस समझौते में ऑस्ट्रिया की राजनीतिक भूल हुई और बिस्मार्क की कूटनीतिक विजय हुई, क्योंकि देखा जाए तो ऑस्ट्रिया को इस समझौते में कुछ से मिला भी नहीं था। होल्स्टाइन इसमें ऑस्ट्रिया को मिला था, लेकिन उसकी भी जनसंख्या जर्मन थी, तो वहाँ पर भी कभी भी विद्रोह बिस्मार्क आसानी से करवा सकता था, जो जर्मन राज्यों के अधिक नज़दीक भी था। और बिस्मार्क का कहना था कि गेस्टाइन मात्र कागज द्वारा दरार ढकने का प्रयास है, तो कागज को तो कभी भी दरार से हटाया जा सकता है। तो बिस्मार्क ने एक तरीके से ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध की तैयारी भी प्रारंभ कर दी थी। जब से ये गेस्टाइन समझौता हुआ था तभी से उसने एक युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। तो आप गेस्टाइन समझौते के लिए जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न ये आ सकता है कि गेस्टाइन का समझौता किन के बीच में हुआ। 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, तो आप बताओगे प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ। शासकों के नाम भी बता सकते हो, विलियम प्रथम और ऑस्ट्रिया का जो शासक था फ्रांसिस जोसेफ। ठीक है। 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि भाई आज इस गेस्टाइन के समझौते की मुख्य शर्तें क्या थी। तो मुख्य शर्तें आप बता सकते हो कि होल्स्टाइन तो मिला जर्मनी को और स्लेस्विग मिला इसको प्रसा को। लावेनबुर्ग डची के एवज में उसका ऑस्ट्रिया ने पैसे लेना स्वीकार कर लिया और कील बंदरगाह की किलेबंदी का अधिकार भी इसको मिल गया था। ये आप इसमें देख सकते हो। ठीक है। ये 4 नंबर का प्रश्न हो गया। डेट पूछ सकता है कि गेस्टाइन समझौता कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 14 अगस्त 1865 में ये समझौता हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे प्राग की संधि, मैंने बताया 3 संधियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जर्मनी के एकीकरण में। आगे है प्राग की संधि, लेकिन प्राग की संधि पढ़ने से पहले हमें उसका पूरा अतीत देखना पड़ेगा कि भाई प्राग की संधि तक स्थिति कैसे पहुंची। ठीक है। इसमें बिस्मार्क की कूटनीति आती है कि बिस्मार्क किस तरह से वो 5 देशों को साधता था। 3 देश आकाश में रहते थे, 2 देश उसके हाथ में रहते थे, किस तरह से वो ये चीज़ें करता था, तो ये चीज़ें भी आएगी। हालांकि आप तथ्यात्मक रूप से नोट कर सकते हो कि प्राग की संधि 23 अगस्त 1866 में हुई थी
प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य ये संधि हुई थी। ठीक है, हम चलते हैं प्राग की संधि की स्थिति तक जानने के लिए कि भाई बिस्मार्क को अच्छी तरीके से पता था कि जो गेस्टाइन का जो समझौता हुआ है वो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध का आधार उसका तैयार करेगा। ठीक है, लेकिन उसने कूटनीति का परिचय देते हुए जानबूझकर होल्स्टाइन की जो रियासत थी वो ऑस्ट्रिया को दी थी, क्योंकि उसे पता था कि भाई मेरे को युद्ध करवाना है। तो बिस्मार्क तो एक तरफ युद्ध की तैयारी उसने आरंभ कर दी थी, जब से ये समझौता उसने किया था तभी से उसने युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी थी। और दूसरी ओर कूटनीति के माध्यम से ऑस्ट्रिया को यूरोपीय राष्ट्रों से सहायता न मिले इस योजना पर वो काम चालू कर दिया था। मतलब ऑस्ट्रिया को अंतर्राष्ट्रीय जगत में मित्र विहीन करना चाहता था वो। इस मित्र विहीन करने में आप देखो बिस्मार्क ने क्या क्या कूटनीति अपनाई। उसको पता था कि भाई इंग्लैंड जो है वो यूरोपीय राष्ट्रों में हस्तक्षेप की नीति पे चल रहा है, इंग्लैंड तटस्थ बना हुआ है तो इंग्लैंड हट गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया को उससे कोई सहायता की उम्मीद नहीं थी। दूसरी ओर जो पोलैंड में जो विद्रोह चल रहा था उसमेमें प्रसा ने रूस की सहायता की, जिससे रूस को सहानुभूति के रूप में उसने अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, 1865 में बिस्मार्क और नेपोलियन तृतीय, ये नेपोलियन तृतीय है, नेपोलियन वो वाला नेपोलियन नहीं है तो फ्रांस की क्रांति के बाद में आता, ये 1860 वाला नेपोलियन है, फ्रांस का सम्राट नेपोलियन तृतीय, याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेपोलियन तृतीय से मुलाकात की और फ्रांस को तटस्थ होने का वादा बिस्मार्क ने लिया। उसके बदले में उसने उससे कहा कि मैं आपको कुछ राइन के प्रदेश दे दूंगा। तो आप देखो युद्ध होने से पहले ही ऑस्ट्रिया को बिस्मार्क ने मित्र विहीन कर दिया अंतर्राष्ट्रीय जगत में। ये बहुत बड़ी बात थी और खुद युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। ठीक है, फिर बाद में अपना वो पत्ता वो फेंकता है होल्स्टाइन का, जो होल्स्टाइन इसने दिया था। होल्स्टाइन की जर्मन जनता में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध आंदोलन भड़काता है। बिस्मार्क उन्हें गुप्त रूप से समर्थन देता है, जो दिख रहा था कि भाई उसने फंसाया है ऑस्ट्रिया को गेस्टाइन के समझौते में, वो दिख रहा था, वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। और जो दूसरी ओर जो ऑस्ट्रिया थी वो होल्स्टाइन के ड्यूक ऑफ ऑगस्टन वर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित कर रही थी। ठीक है, तो इसी मुद्दे को लेके ऑस्ट्रिया व प्रसा के मध्य 3 जुलाई 1866 की ईस्वी में 3 जुलाई 1866 में एक युद्ध होता है, इस युद्ध को सेडोवा का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? सेडोवा का युद्ध। आप नोट कर लो, ये 3 जुलाई, मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, 3 जुलाई 1866 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध हुआ। इसको सेडोवा का युद्ध बोलते हैं। कौन सा युद्ध बोलते हैं? सेडोवा का युद्ध। नोट कर लो आप। ठीक है, सेडोवा का युद्ध बोलते हैं, जो 3 जुलाई 1866 में हुआ ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य, है ना। सेडोवा का एक और नाम और है, वो भी आप लिख सकते हो, कोनिग्राज। कौन सा? कोनिग्राज। तो कई बार एग्जाम में, बड़ी एग्जामों में, नेट वगैरह में आ जाता है कोनिग्राज, तो आप याद कर सकते हो। बाकी सेडोवा अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप सेडोवा याद रखो। ठीक है, एक सेडान का युद्ध भी होगा, वो प्रसा और फ्रांस के मध्य होता है, लेकिन सेडोवा का युद्ध होता है ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य। ठीक है, नोट कर लो आप। ठीक है, आगे चलते हैं हम चलते हैं। तो ये युद्ध होता है और प्रसा ने ऑस्ट्रिया जैसे देश को 7 सप्ताह में ही इस युद्ध में पराजित कर दिया था। प्रसा जो सम्राट था विलियम प्रथम, वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर अधिकार करना चाहता था, मगर बिस्मार्क जानता था कि ऑस्ट्रिया युद्ध में पराजित जरूर हुआ है लेकिन शक्तिहीन नहीं हुआ है, तो वो वियना पर अधिकार करने की सलाह विलियम प्रथम को
नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि भाई ये हारे हैं लेकिन ये शक्तिहीन नहीं हुए हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय जगत यदि इसकी सहायता के लिए आ जाएगा तो फ्रांस को बहुत ही मुश्किल से उसने दूर किया है, लालच दे के दूर किया है। फ्रांस उसकी सहायता के लिए आ जाएगा तो प्रशा के लिए स्थितियाँ एक कठिन हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चल के उसके पता था कि ऑस्ट्रिया अपनी हार का बदला लेगा, इसलिए बिस्मार्क ने कहा था कि युद्ध का निर्णय हो गया है और अब ऑस्ट्रिया हमारा मित्र है। एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ की बात है कि भाई अब युद्ध हो गया है लेकिन अब ऑस्ट्रिया हमारा मित्र है। और दोनों 23 अगस्त 1866 की ईस्वी में एक प्राग की संधि होती है, जो कि आपको बताया हुआ है आगे। इस संधि में जो मुख्य शर्तें हैं जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है वो आप नोट कर सकते हो कि जर्मन परिसंघ को समाप्त कर दिया गया है। हनोबर्ग, स्लेस्विग और होल्स्टाइन इत्यादि रियासतें प्रशा में शामिल हो गई हैं और प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मनी परिसंघ का निर्माण किया गया है और उसमें ऑस्ट्रिया को दूर रखा गया है। ठीक है, इस संधि की मुख्य शर्तें ये थी, लेकिन फिर उसने ऑस्ट्रिया को अपना मित्र बना लिया था और ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय थी। लेकिन इन सब के बीच में इस संधि में यूरोपीय रंगमंच पर नेपोलियन तृतीय था फ्रांस, उसके प्रभाव क्षेत्र में कमी आई। उसको न तो राइन प्रदेश मिला, ना इतना बड़ा काम हो गया यूरोप में, जर्मनी का एकीकरण हो गया प्रशा के नेतृत्व में, बड़ा अच्छा एकीकरण हो गया, लेकिन नेपोलियन तृतीय पूरे रंगमंच में नजर नहीं आया। तो नेपोलियन तृतीय को लगा कि भाई ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, मुझे तो बिस्मार्क ने कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये जो चीज़ें थी ये बड़ी जोरदार हो रही थी। आगे हम देखते हैं कि भाई नेपोलियन तृतीय क्या करता है, जर्मनी के एकीकरण में कैसी भूमिका निभाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ आप अपने घर पे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे। धन्यवाद।